अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारा सेल बायोलॉजी के हवाले से पहला लेक्चर है। जनरलाइज्ड सेल स्ट्रक्चर हम इसमें स्टडी करेंगे। एफएससी में फर्स्ट ईयर में ये चैप्टर नंबर 4 है। तो सेल जैसा कि हम जानते हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। मिसाल के तौर पे एक ऑर्गेनिज़म के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन्स हैं, सेल्स और टिश्यूज़ मौजूद हैं। तो किसी एक टिश्यू के अंदर जैसे कि मस्कुलर टिश्यू है, जो उसके सेल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का काम करते हैं। नर्वस टिश्यू है वो इम्पल्स ट्रांसमिट करती है। ग्लैंड्स हैं वो सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स और डिफरेंट केमिकल्स। रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन कैरी करते हैं। स्टमक के सेल्स हैं वो गैस्ट्रिक जूस खारिज करते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के लिए। जाइलम सेल्स, अब ये प्लांट के पोर्शंस हैं, ये वाला एनिमल के सेल्स की मिसाल दी गई है और ये प्लांट के पोर्शन है। तो जाइलम सेल्स वाटर कंडक्ट करें, फ्लोएम सेल ट्रांसलोकेट करें फूड को, स्क्लेरन काइमस सेल्स सपोर्ट करें प्लांट को, तो क्लोरन काइमस सेल्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ये पेरेंट काइमा की किस्म है। मेसोफिल टिश्यू इज़ अ क्लोरन काइमेटस टिश्यू। पेरेंट काइमा सेल्स स्टोर करते हैं सरप्लस फूड। तो इसी तरह से मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो रिप्रोड्यूस करवाते हैं न्यू सेल्स को। तो जैसा कि ये सारे सेल्स डिफरेंट हैं फंक्शंस के हवाले से, इसी तरह से इनमें मुख्तलिफ ऑर्गेनेली स्पेशलाइज्ड हैं वो फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। यानी अगर ग्लैंड के सेल हैं वहाँ पे गोल्गी कॉम्प्लेक्स और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज होंगे। इसी तरह से जो मसल के सेल हैं वहाँ पे प्रोटीन, मायोफिब्रिल्स, मायोफिलामेंट वो ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होंगे। तो हर सेल एक टिश्यू के अंदर जब स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेलीज के ज़रिए से काम करेंगे तो एक स्पेसिफिक फंक्शन सर अंजाम दिया जाता है। तो हर सेल हर टिश्यू के हवाले से, हर टिश्यू हर ऑर्गन के हवाले से, और हर ऑर्गन हर सिस्टम के हवाले से, और एक इंडिविजुअल में तमाम सिस्टम्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट हैं। क्यों? दिस इज़ ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन। तो कोई भी सिस्टम अकेला काम नहीं कर सकता। दिस इज़ ऑल अबाउट ऑर्गेनिज्म। सो इसलिए कहा जाता है कि सेल इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एज वेल एज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो कोई भी सेल है वो किसी न किसी ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है, वो किसी न किसी टिश्यू का हिस्सा है। जो ऑर्गन एक काम करेगा उस काम को अकम्प्लिश करने के लिए पूरा सिस्टम इन्वॉल्व होता है। ये आप पहली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से सेल्स हैं टिश्यूज़ बनाएंगे, टिश्यूज़ हैं वो ऑर्गन्स बनाएंगे, ऑर्गन्स हैं वो सिस्टम बनाएंगे, और मुख्तलिफ सिस्टम मिल के काम करें तो एक इंडिविजुअल बनता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेल एंड वी आर ट्राइंग टू प्रूव दैट दीज सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो एक सेल को स्टडी करने के तरीके हैं, जैसा कि माइक्रोस्कोपी है, उसमें आप सेल को तोड़ते नहीं, आप उसे स्टेन करते हैं, उसकी स्लाइड बनाते हैं और आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी करते हैं। माइक्रोस्कोप्स लाइट माइक्रोस्कोप हैं, सिंपल कंपाउंड। फिर कुछ माइक्रोस्कोप हैं जो इलेक्ट्रॉन का बीम यूज़ करती हैं और उसमें वायरस जैसे स्मॉलर एंटिटी को भी देखा जा सकता है। और एक है कि सेल के कंपोनेंट को आप अलग कर लें, फ्रैक्शन कर लें। फ्रैक्शन कहते हैं हिस्सा बनाना। आप उनको फ्रैक्शन कर लें तो इन दिस प्रोसेस सेल कंपोनेंट्स आर आइसोलेटेड, वो होमोजेनाइज के ज़रिए से ब्लेंड किए जाते हैं। फिर डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूजेशन के ज़रिए से उनको अलग अलग किया जाता है, उनको सेपरेट करके यानी घुमाया जाता है, स्पिनिंग की जाती है उनकी, डिसरप्ट करके उनको मीडियम में अलग अलग स्टडी किया जाएगा। तो ये आपका एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ सेल सेंट्रीफ्यूजेशन। तो आपने ये चीज़ें लिखनी है कि ये प्रोसेस है जिसमें कंपोनेंट को अलग किया जाता है, होमोजेनाइज किया जाता है, और फिर उनको स्पिन करके उनको अलग अलग स्टडी किया जा सकता है। तो कुछ सेलुलर कंपोनेंट जो साइज़ में छोटे हैं वो एंड पे सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब के एंड पे जमा हो जाएंगे, जो साइज़ में बड़े हैं वो पहले। हर एक कंपोनेंट अपनी अपनी जगह अपने वेट, अपने साइज़ और डेंसिटी के हवाले से उस सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब में अचीव कर लेगा। तो सम सेल्स वो कंपोनेंट हैं, हाई स्पीड उनके लिए चाहिए, वो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूजेशन के ज़रिए से काम करते हैं, उनके लिए हाई स्पीड चाहिए।
ये एक मशीन आपको दिखाई गई है, ये सेंट्रीफ्यूजेशन मशीन है। उसमें यहाँ पे ट्यूब्स रख दी जाती हैं डिसरप्शन के बाद। स्टेप ये है कि पहले होमोजेनाइज किया जाता है सेल को अलग लेके। ये टिश्यू सेल्स हैं, उनको होमोजेनाइज किया गया। होमोजेनाइजर के ज़रिए से ये डिफरेंट सेंट्रीफ्यूजेशन ने ये स्टेप बाय स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप है, सस्पेंशन तैयार की गई, उसको डिसरप्ट किया गया। ये एक सोनिकेटर है या कोई और मशीन जिसके ज़रिए से इनको ब्रेक डाउन किया जाता है। अब सेल ने होमोजिनेट कर दिया, जिसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं, उनकी वॉल्स को डिसरप्ट कर दिया। अब इसको हम स्पिनिंग देंगे। ये सेल होमोजिनेट है, ये वाला होमोजिनेट यहाँ आ गया, तो ये वाला सिंपल आप इसको याद रखेंगे। ये होमोजिनेट जब यहाँ पे आया है तो लो स्पीड के ज़रिए से ये ऑर्गेनेली लैदा हो गए। थोड़ी और हाई स्पीड करेंगे, इसको ऐसे ही घुमाएंगे तो ये ऑर्गेनेली, छोटे ऑर्गेनेली अलग हो गए। और ज़्यादा स्पीड करेंगे तो ये वाले ऑर्गेनेली जो आपको नज़र आ रहे हैं, अब देखें ना यहाँ पे 1 2 3 4 मुख्तलिफ साइज़ के ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं। जो बड़े साइज़ के वो थोड़ी स्पीड से अलग हो गए, जो मीडियम साइज़ के हैं ये वाले, ये थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड, मीडियम स्पीड से अलग हो गए। हाई स्पीड से ये वाले ऑर्गेनेलीज भी अलग हो गए। और वेरी हाई स्पीड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूजेशन के ज़रिए से अब देखें राइबोसोम, वायरसेस, लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये भी अलग हो गए। तो जितनी स्पीड तेज़ है उतने छोटे साइज़ के पार्टिकल भी अलग हो गए। तो ये है सेंट्रीफ्यूजेशन के हवाले से अगर देखा जाए तो सेंट्रीफ्यूजेशन में सेल होमोजिनेट तैयार करने के बाद ये फ्रैक्शन है, हर एक को अलग अलग कर लिया जाता है। ये हमारे पास जनरल से एक डायग्राम है जिसमें ये न्यूक्लियस है, 3 डायमेंशनल डायग्राम के हवाले से। ये उसके न्यूक्लियर पोर है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और ये आपको पूरे सेल का एक खुलासा मिल जाएगा जो आने वाले दिनों में आप पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर इन्वेलप डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस नॉन मेम्ब्रेनस एरिया है, क्रोमेटिन मटेरियल when the chromosomes are relaxed and more or less uncoiled to express and to produce messenger RNA, ये क्रोमेटिन मटेरियल, ये न्यूक्लियोलस के अंदर है ये सारी चीज़ें। फिर इसी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 2 तरह के हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी तरह से फ्लैजेलम भी हो सकता है। ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर सेंट्रोसोम मौजूद है जो इन्वॉल्व होते हैं सेल की स्पिंडल फाइबर बनाने में माइटोसिस से पहले। तो साइटोस्केलेटन इन्वॉल्व है, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, इसी तरह से माइक्रोविलाए हैं, पैरोक्सिसोम, फिर माइटोकॉन्ड्रिया जो एटीपी प्रोड्यूस करेगा, पैरोक्सिसोम जिसमें हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम होते हैं H2O2 मेटाबॉलिज्म के लिए। इसी तरह से लाइसोसोम हैं जो सेल के लिए डाइजेस्टिव एक्टिविटी परफॉर्म करता है बाहर से आने वाले फेगोसोम्स के साथ, तो ये उनको ब्रेक डाउन करेगा। गोल्जी अपरेटस जो इन्वॉल्व हैं सिक्रीशन में, राइबोसोम्स जो उसमें प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं, दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो ये एक सेल का टूर था, इसको आप रीड आउट भी कर सकते हैं कि किस तरह से एक एनिमल सेल के मुख्तलिफ पार्ट यूनाइट होकर अपना अपना काम करते हैं। ये प्लांट सेल में प्राइमरी वॉल है, ये प्लाज्मोडेस्माटा हैं जो एक सेल का दूसरे से कनेक्शन बनाते हैं। इसी तरह से वॉल ऑफ द एडजेसेंट सेल है, तो सेल वॉल में ये मिडल लेमिला, ये प्राइमरी वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनके अंदर मौजूद है। पैरोक्सिसोम, ग्लाइओक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया वो भी इसमें मौजूद हैं, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, साइटोस्केलेटन, ये क्लोरोप्लास्ट जो कि एनिमल सेल में नहीं है और फोटोसिंथेसिस का काम करता है, ये प्लांट सेल में मौजूद है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये बड़ा वेक्यूल है जिसकी वजह से न्यूक्लियस एक साइड पे मौजूद है, तो सेंट्रल वेक्यूल ये टर्जिडिटी सेल को फ्राहम करने में रोल प्ले करता है, और इसमें कुछ मैक्रोमोलिक्यूल, कुछ स्टोरेज बॉडीज़ मौजूद हैं और इनकी मदद से ये सेल को टर्जिड भी रखता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के साथ एक्सटेंशन में मौजूद हैं। तो न्यूक्लियर मटेरियल में न्यूक्लियर इन्वेलप है, न्यूक्लियस, क्रोमेटिन, ये प्लांट सेल है जिसे हम देखते हैं। तो ये हमारे पास एक सेल का टूर था। विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन।